डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लेकर आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं जिनको यदि आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित है इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप उनको आसानी से आराम से हल करके आएंगे। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए दर्पण पे आधारित मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को लेकर आया हूं जिनको सॉल्व करना मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहले मैंने 3 दर्पण पे सभी जो भी इस वीडियो लेक्चर में जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो सभी दर्पण पर होंगे। उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लेंस पर देखेंगे। जब लेंस के बारे में सीख लेंगे उसके बाद हम लेंस पर आधारित अंकित प्रश्न को सीखेंगे। ये सभी के सभी दर्पण पे आधारित अंकित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सरल कर सकते हैं। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी बताना है। वक्रता त्रिज्या दिया, फोकस दूरी, तो यहाँ लिख दीजिए, हल डालिए और हल डालने के बाद आप लिख दीजिए क्या, वक्रता त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आ गया, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है, आपको फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी बताना, ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ बताना है कितना होगा, स्मॉल एफ की मान कितना होगा। तो आपको पता होगा जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो आप लिखेंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा हुआ तो यानी r/2 हो जाएगा। ठीक है, और r का मान हमें पता है 30 सेंटीमीटर, बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। ऐसे ही आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकस दूरी आपका कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करना है। जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे, जैसे दिया गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, r/2 हो जाएगा। r का मान रखेंगे, भाग देंगे, आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, यहाँ पर देखिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की आपको वक्रता त्रिज्या दिया, फोकस दूरी बताना है। तो क्या करेंगे, हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए, जो दिया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको पता है तो इसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए आर, कैपिटल आर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बताना है, फोकस दूरी, तो लिख दीजिए फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी फोकस दूरी जो होगा स्मॉल एफ होगा, ये होता है r/2। r का मान आपको पता है 32 सेंटीमीटर और बटे 2 तो क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया फोकस दूरी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, और ये आपके ऑप्शनल में विकल्प वाले में जरूर आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन फिक्स आएगा। इस सूत्र पर आधारित r=2f यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। इस फार्मूले पर आपके विकल्पीय प्रश्न में एक ना एक जरूर होगा, ये 100% निश्चित है। तो इसको आप याद
लगाना सीख लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ताकि आप जो विकल्पीय प्रश्न में 1 नंबर का पूछा जाता है उसको आप आसानी से हल कर पाए। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या दिया है, फोकस दूरी। अब की बार क्या आपको बताना, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख दीजिए, हल डालिए और लिखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। यदि आप उस वीडियो लेक्चर को ना देखे हों तो आप जाकर उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हर वीडियो लेक्चर के प्रकाश को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, दिया 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ लिखिए वक्रता त्रिज्या, चाहे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिख दीजिए या केवल वक्रता त्रिज्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। और देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कैपिटल आर इक्वल टू होता है 2f, यानी फोकस दूरी का दुगुना। तो मान रख दो, तो हो जाएगा 2 गुणी एफ का मान 10, तो हो जाएगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर। ये होगा इसका वक्रता त्रिज्या। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। और भी ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और ऐसे ही क्वेश्चनों को आपके एग्जाम में निश्चित है आएगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऐसे आपके ऑप्शनल विकल्पीय प्रश्न में दे देगा और उसमें 4 विकल्प देगा और आपसे पूछेगा कि इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद जब भी ऐसे क्वेश्चंस विकल्प में आएंगे तो आपको हल डालना है और उसके नीचे पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर आप ऑप्शनल देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आसानी से आप उसको ऐसे हल डाल के सॉल्व कर लीजिए, फिर विकल्प देंगे तो जो विकल्प होगा आपका 100% राइट होगा और उसमें नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं होंगे। तो हल डालिए, क्या दिया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिख दीजिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, आर। ये आर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर सेंटीमीटर, आर है 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ गोलीय दर्पण लिखा है, तो गोलीय दर्पण मतलब अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। ठीक है, अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। तो वक्रता त्रिज्या प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, नहीं धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वहां स्पष्ट लिखा हो कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो वहां पर आप चिन्ह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां चिन्ह का यूज कर सकते हैं। जब उत्तल दर्पण होगा तो धनात्मक होगा और अवतल दर्पण होगा तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोकस दूरी बताना तो लिख दीजिए फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। और क्या होता है, ये r/2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बटे 2, तो आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब अगर आप चाहें तो इसको ऑप्शनल जो क्वेश्चन आता है, अगर फोकस दूरी पूछे तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर दीजिए, और अगर वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी का दुगना कर दीजिए। जो आए उस पर आप टिक लगा दीजिए, आपको वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्या है, उत्तल दर्पण। तो हल डालिए और लिख दीजिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर। ये कितना है, 32 सेंटीमीटर। अब ये आप यहाँ पर प्लस माइनस यूज कर सकते हैं।
तो उत्तल दर्पण कैसा होता है आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण आपका इस तरह से होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण आपका किस तरह से होता है, इस तरह से। और अवतल दर्पण जो होता है आपका इस तरह का होता है, इस तरह से आपका उत्तल होता है और इस तरह से अवतल होता है। तो आप देखेंगे तो जिधर झुकाव होगा उसी तरफ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होंगे, तो इधर पड़ेंगे। तो इधर वाले भाग क्या होते हैं, ध्रुव के जो दाहिने तरफ होते हैं प्लस होते हैं और बाएं तरफ माइनस होते हैं। इस तरह से इसमें देखेंगे वक्रता त्रिज्या इधर पड़ेगा तो इधर माइनस होगा और इधर क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, प्लस। प्लस दर्शाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो दर्शा भी सकते हैं। अब हमको क्या बताना है, फोकस दूरी, तो लिख दीजिए फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, स्मॉल एफ बराबर होता है r/2। तो यहाँ पर रख देंगे 32 सेंटीमीटर और बटे 2 कर देंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो लिख दीजिए हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण के उत्तल पृष्ठ मतलब जो ये पृष्ठ है इसकी त्रिज्या बताना, यानी वक्रता त्रिज्या बताना। क्या बताना है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां लिख दीजिए दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या, वही आपका क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। उत्तल मतलब ये जो तल होता है उसकी त्रिज्या, तो इधर कौन सी त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f, यानी फोकस दूरी का दुगना। तो फोकस दूरी का दुगना कर दीजिए, 2 गुणे 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब उत्तल दर्पण होगा तो वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा और फोकस दूरी भी धनात्मक होगा। जब अवतल दर्पण होगा तो वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगा और फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा। और अगर गोलीय दर्पण लिखा है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चंस हैं, सभी एक जैसे हैं। इस तरह से मैंने आपको 9 क्वेश्चंस, अब तक 6 क्वेश्चंस देख चुके हैं और ये 7वां 8वां 9वां आपके सामने लिखा हुआ। देखिए 7वें में क्या है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितनी है। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी बताना है। आपको हमेशा यही फार्मूले का यूज है, r=2f या f=r/2। ये दो फार्मूला आप याद कर लीजिए, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, बात एक ही है, ठीक है। इसी पर मैंने आपको 6 क्वेश्चंस बताए और ये 7वां 8वां 9वां भी इसी फॉर्मूले पर है। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, हल, और हल डालने के बाद लिख देंगे, जो दिया वो लिख देंगे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है, तो आप लिख दीजिए तब भी सही है, ना लिखे तब भी सही है, ठीक। अब आपको बताना है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी लिख दीजिए, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, एफ इसको दर्शाते हैं और एफ बराबर होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा। तो इसका आधा कर लिया जाए तो 20 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए 8वें को, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या,
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना, आर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। धनात्मक होगा, आप चाहे तो लगा दीजिए, ना चाहे तो ना लगाइए। फोकस दूरी बताना है तो फोकस दूरी निकाल लीजिए। फोकस दूरी जो होगा वो होगा आपका r/2, सॉरी इसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं तो f लिख दीजिए, हो जाएगा r/2। r का मान 40 सेंटीमीटर दिया है, बटे 2 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से 9वें को देखिए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी बार आपको फोकस दूरी दिया है, क्या दिया है फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, 40 सेंटीमीटर यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ त्रिज्या दिया है अवतल दर्पण है, और यहाँ पर अवतल दर्पण है और फोकस दूरी दिया है। तो लिख दीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस लगा देंगे और लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। हमें वक्रता त्रिज्या बताना है तो वक्रता त्रिज्या निकाल लिया जाए, लिख देंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू होता है 2f। क्या होता है 2f, यानी इसका दुगना कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे -40 तो बराबर हो जाएगा -40 दूना 80, -80 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रहे वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो, केवल क्वेश्चंस को हल करते समय माइनस प्लस का यूज किया जाता है। ये देखने के लिए माइनस प्लस ये बताता है कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। लेकिन जब भी इनकी दूरियां बताना होगा तो धनात्मक बताएंगे, यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 80 सेंटीमीटर। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है और देखेंगे इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल गया है। अब तक आपने देखा कि r इक्वल टू 2f और फिर f इक्वल टू r/2, इस दो फार्मूले पर आपने 9 क्वेश्चंस को हल किया, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इस फार्मूले पर आपने 9 क्वेश्चंस को सरल किया। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो दर्पण सूत्र पर होंगे। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र आपका ये है 1/f इक्वल टू 1/q प्लस 1/v, इसको दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से। इस फार्मूले को कहते हैं दर्पण सूत्र। तो अब जो क्वेश्चंस होंगे इस दर्पण सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे। अभी तक आपने इन दो फार्मूलों पर क्वेश्चंस को सरल करना सीखा, अब इस फार्मूले पे सरल करना सीखेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम दर्पण सूत्र की मदद से हल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, सबसे पहले आपको हल डालना है और हल डालने के बाद यहाँ पर लिखना है दिया। क्या लिखना है दिया। क्या दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो लिख देंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है स्मॉल f इक्वल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है धनात्मक। आगे कह रहा है दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से, दर्पण के सम्मुख, देखिए उत्तल दर्पण जो होता है आपका ऐसे बनता है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस तरह से जो फिगर बनता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे उत्तल दर्पण।
और यहाँ से एक लाइन खींच जाती है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, और यहाँ पर ये इसके मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी वस्तु हमेशा हमें किस तरफ रखना है, बाईं ओर, तो बाईं ओर रखा जाएगा। समझो ध्रुव यहाँ है तो वस्तु यहाँ पर रखा है, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर की दूरी है, और जब भी वस्तु की दूरी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो यहाँ लिखेंगे ध्रुव से, या लिख दीजिए दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करती है, तो यू लिखेंगे। अब बताइए वस्तु किस तरफ रखा है, ध्रुव के बाएं तरफ। जब भी ध्रुव के बाएं तरफ होगा तो ऋणात्मक होगा, तो क्या लगा देंगे, माइनस कितना, 20 सेंटीमीटर। क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। जब भी ध्रुव के बाएं तरफ होगा तो मान ऋणात्मक होगा, दाएं तरफ होगा तो धनात्मक होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको लगाना है दर्पण सूत्र, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक। अब आगे बताना है कि रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसी होगी, तो हमें इसको बताने के लिए v का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो v का मान निकाल लिया जाए, तो देखिए यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, 1/f का मान रखा जाए 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/u, u का मान रखा जाए तो ये -20 है, तो माइनस लगाएंगे, सेंटीमीटर मत लिखिए, प्लस 1/v, ठीक। आगे समझेंगे इसको, आगे और समझिए, ध्यान से समझिएगा। इसको इधर ले आइए, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15, इस चिन्ह को देखा जाए तो प्लस है, ठीक। और इधर जब आएगा ये प्लस तो क्या बन जाएगा, माइनस, और इस माइनस को आप ऊपर भी यूज कर सकते हैं, -1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई ऐसा लिखा हो तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, -1/1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लिख देंगे। यहां बचेगा क्या, 1/v। अब इसको और देखेंगे ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1/15, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/20, और बराबर आ जाएगा 1/v। अब आपका एक बन गया, भिन्न बन गया, क्या बन गया, भिन्न, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आपने सीखा हुआ कैसे इसको हल करते हैं, यानी इस दोनों फ्रैक्शन को हमें जोड़ना। तो जोड़ने के लिए ध्यान रखिएगा, इसको हम इस तरह से एक बार लिख सकते हैं, 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, ऐसा लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। सेम बात कैसे है, यदि आप 2 + 2 = 4 लिखे तब भी सही है, या 4 = 2 + 2 लिखे तब भी सही है, इसके और इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह हम लिख देंगे। अब इस भिन्न का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो यहाँ पर देखेंगे, इन संख्याओं को ऐसे एक साथ लिखेंगे और इस तरह का लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस में बता रहा हूं, आप अन्य क्वेश्चंस में स्वयं करेंगे। दोनों संख्याएं को लिख लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे। यदि 2 से भाग जा रहा तो देंगे, नहीं जा रहा तो अगले संख्या से देंगे। लेकिन सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं, और किसी एक में जाना चाहिए। यदि किसी में भी नहीं जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया जाए, तो 2 से भाग देंगे तो देखिए ये कट जाएगा, तो जो ना कटे उसको ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए 10, 10 दूना 20 होता है। अभी भी 2 का भाग जाएगा तो 2 लिखो, जिसमें ना जाए उसको ऐसे लिखो, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए नहीं जाएगा, तो अब 3 से बढ़ते हैं, तो क्या 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ 5, और यहाँ भी 5 हो गया। अब देखिए ना 2 का भाग जाएगा, ना 3 का, ना 4 का, अब किसका भाग जाएगा, 5 का। तो यहाँ 5 का भाग दीजिए तो 1 और 1। अब ऐसा कब तक करना, जब तक 1 1 ना हो जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, ये जो राइट हैंड जो साइड में आया इसको लिखना है, 2 × 2 × 3 × 5। तो इसका इसमें गुणा करो, 5 × 3 = 15, जो 15 है इसमें गुणा करो 30, और 30 दूना 60, यानी आपका एलसीएम आ गया 60। तो इसको यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जो एलसीएम आएगा नीचे लिख देंगे। अब समझना है
इस 15 में कितने का गुणा करें कि 60 बन जाए, तो 15 चौक का 60, 4 का गुणा करेंगे तो 4 का ऊपर कर दीजिए तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, और प्लस लगा दीजिए। इस 20 में कितने का गुणा करें, तो 20 में हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 20 या 60, 3 का, तो ऊपर लिख दो 3, तो 1/v बराबर इतना आ गया। आगे समझिए 1/v बराबर हो जाएगा 4 3 7/60। ठीक, अब जब ऐसा हो जाए तो कैंची गुणा करो। कैंची गुणा मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 60, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7 भी। इस 7 को इधर लेंगे तो हो जाएगा 60/7। ठीक, और यदि आप चाहते हैं कि इसको ये प्रोसेस ना करना पड़े तो आप सबसे आसान काम ये है, ध्यान समझिएगा, सबसे आसान काम ये है कि इसको उल्टा कर दो। उल्टा करना मतलब इसको कर दो v/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा 60/7, ये एक लाइन में हो जाएगा। उल्टा करना मतलब जो नीचे लिखा उसको ऊपर कर दो, और जो ऊपर लिखा उसको नीचे कर दो। देखो ऊपर था 7 तो नीचे कर दिए, और नीचे था 60 तो ऊपर कर दिए, और इसको v/1 करेंगे तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब v की वैल्यू निकाला जाए तो v का वैल्यू आप क्या कर दीजिए, 7 से 60 में भाग दे दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 7 से 60 में भाग देना है, कितने बार ले जाएंगे, 8 बार, हो जाएगा 8 सत्ते 56, हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 4, दशमलव लगाएंगे 0, उसके बाद 5 बार ले जाएंगे, 7 पचे 35, फिर आपका आ जाएगा 5, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 सत्ते 49। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ गया 1, अब फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 एकम 7, यानी इस तरह से आप भाग करते रहेंगे, कभी कटेगा नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 8.571, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आ गया सेंटीमीटर। और चूंकि देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, धनात्मक, क्या है, धनात्मक। अब इसी चिन्ह से हमें पता चलेगा कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो प्रतिबिंब देखिए प्लस आया, जब v का मान प्लस आए तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ध्रुव के दाहिने तरफ। ध्रुव के दाहिने तरफ अगर देखा जाए तो ये दर्पण का क्या है, बैक है, पीछा है, तो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और कितनी दूरी पर बनेगा, 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, और 8.57 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक, और जब भी कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो जब भी उत्तल दर्पण होगा तो इसका जो प्रकृति होगी वो होगी आभासी व सीधा। क्या होगा, आभासी व सीधा। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रकृति आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको हल करना है, और आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मतलब जो वस्तु है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार कितना होगा, और प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या डालेंगे, हल, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है। दिया है उसके बाद लिख देंगे कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। ये प्लस होता है, उत्तल दर्पण होगा तो प्लस होगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए क्या दिया है इसमें, वस्तु की दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी जो वस्तु दिया है, वस्तु की ऊंचाई दिया है, यानी वस्तु की लंबाई। यहां लिख दीजिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया है, जो वस्तु है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो लिख देंगे दर्पण से
दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, माइनस होगा, चाहे अवतल है या उत्तल, क्योंकि हमेशा किस तरफ रखा जाएगा, बाईं ओर, और बाईं ओर ध्रुव के बाईं ओर का मान क्या होता है, ऋणात्मक, तो माइनस होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण ऐसे ही होगा, इस तरह का आपका उत्तल दर्पण होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलिश है, यहाँ पर एक लाइन होगी जिसको हम कहेंगे ध्रुव, और ध्रुव के हमेशा, मतलब जब भी परावर्तक तल होगा तो वो बाईं ओर होगा और वस्तु बाईं ओर रखा जाएगा। यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, ये वस्तु रखा है, और इस वस्तु की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और ध्रुव से जो इसकी दूरी है, जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो ध्रुव से मापी जाएंगी। ये जो दूरियां, ये दूरी जो है ये 10 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इसको बताने के लिए देखें, यहाँ पर सबसे पहले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी। यू दिया है और आपका भी नहीं दिया है, तो जब हम वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल लेंगे तो भी हमें क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहां लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एम क्या होगा, ये होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, r/2, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। तो वक्रता त्रिज्या आपका 30 सेंटीमीटर है, बटे में 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ गया, फोकस दूरी आपका आ गया। यानी आपको भी पता चल गया, यह पता चल, सॉरी यू पता है और यह पता हो गया है। वक्रता त्रिज्या की मदद से जब भी वक्रता त्रिज्या दिया रहे आप फोकस दूरी निकाल लीजिए। तो फोकस दूरी पता है और वस्तु की दूरी पता है, इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब कितने दूर पर बनेगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, रख दिया जाए 1/f, f का मान है 15 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1/v, v का मान है -10 सेंटीमीटर, और प्लस 1/u ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा अभी आपने उस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस को सरल किया, ये माइनस इधर आकर क्या बन गया, प्लस, तो मैं सीधे इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/15 और ये माइनस इधर आकर बन जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/v। इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/15, सॉरी 1/15 प्लस 1/10। जैसे कि मैंने अभी आप पिछले क्वेश्चन में बताया कि चाहे इस तरह से लिखो या इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बन गया आपका एक फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, तभी आगे कोई काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, आप अपने कॉपी में इसको नीचे कीजिएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या लिख देंगे 1/v और इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जब भी इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30, यानी 30 आएगा। कितना आएगा, 30। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। इस 15 में कितने का गुणा करें 30 हो जाए, तो 15 दूना 30, 2 का, तो 2 एकम 2, ऊपर 2 का कर देंगे, प्लस 10 में कितने का करें, तो 3 का, तो ऊपर कर देंगे 3, 10 या 30, तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 2 1 3, 5 हो जाएगा, 5 बटे आपका आ जाएगा 30। इसको और कट करना चाहे तो लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब ये आ गया 1/v बराबर 1/6। मैंने क्या कहा था अभी, इसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब v को ऊपर कर दो तो हो जाएगा v/1, और इसको भी उल्टा करोगे तो हो जाएगा 6, यानी आपका ये आ गया प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी प्लस बताएगा तो ये बताता है आपका 6 सेंटीमीटर आया, ये इस चीज को बताता है। प्लस जब भी बनेगा तो इधर बनेगा प्रतिबिंब, यानी दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये दूरी कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से। ठीक है, अब इसका आकार बताना है। अच्छा, प्रकृति भी हम बता सकते हैं। उत्तल दर्पण है तो आभासी व सीधा होगा, लेकिन अब हमको इसका आकार बताना है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार बताने के लिए आपको रेखीय आवर्धन समझना होगा। रेखीय आवर्धन मैंने बताया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए, आपने पढ़ा क्या? रेखीय आवर्धन में ये पढ़ा कि प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और बटे वस्तु की लंबाई जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू होगा माइनस v बाई यू। याद कीजिए, ये लिखा गया था। जब आपने रेखीय आवर्धन को पढ़ा तो उसमें इस फार्मूले की डिस्क्राइब किया गया था, आपको बताया गया था कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे एच डैश बटे वस्तु की लंबाई। और फिर मैंने रेखीय आवर्धन बराबर बताया था कि माइनस v बाई यू भी होता है, माइनस v बाई यू। तो जब माइनस v बाई यू होगा तो ये भी रेखीय आवर्धन, ये भी रेखीय आवर्धन, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? इसके वैल्यू को रखेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमें पता ही नहीं है तो वैसे रहने देंगे, लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई। चलिए, समझने के लिए मैं स्मॉल h डैश लिख दे रहा हूं ताकि ज्यादा आपको ना लिखना पड़े। और वस्तु की लंबाई हमें पता है, देखिए वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए माइनस भी, तो भी का मान दिया है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे और माइनस लग जाएगा। और यू का मान दिया है, यू का मान दिया आपका -10, तो -10 लिख देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, आगे समझिएगा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 एच डैश, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30 सेंटीमीटर। देखिए 6 पंचे 30, का इसी गुणा करेंगे मतलब क्रॉस गुणा। एच डैश बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर बटे 10, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? 3 सेंटीमीटर। तो वस्तु कितना है? 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब है 3 सेंटीमीटर, यानी वस्तु से छोटा बनेगा। तो आपको दो चीज पता चला, क्या? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, आकार वस्तु से छोटा होगा। देखिए 3 सेंटीमीटर है तो वस्तु से छोटा होगा। प्रकृति क्या होगी? आभासी व सीधा होगा। तो इस तरह से आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। ये ब्राह्मा क्वेश्चंस है। इसको भी जैसे आपने अभी क्वेश्चंस को हल किया है, सेम वैसे भी ये भी क्वेश्चंस है। क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले हल डालिए, और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो लिख देंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, जब अवतल दर्पण होगा तो उसका त्रिज्या क्या होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है आपका इस प्रकार का होता है, इस तरह का होता है। आपका अवतल दर्पण इस तरह का होगा, ऐसे एक लाइन होगा जिसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष, यहाँ पर होगा ध्रुव। तो वक्रता त्रिज्या इधर होता है, फोकस दूरी भी इधर होता है, ध्रुव के बाएं ओर। और जब भी ध्रुव के बाएं ओर होगा तो ऋणात्मक मान होगा, इधर ऋणात्मक और इधर क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, तो इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। और क्या दिया है? वस्तु की लंबाई दी है, तो लिख दीजिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई h होता है, ये दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। फिर
दर्पण से वस्तु की दूरी दी है, तो यहां लिख दीजिए दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस आपका 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अब यहां से हम वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं, तो लिख दीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, एफ स्मॉल एफ होगा, ये होगा r/2, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। वक्रता त्रिज्या क्या है -40 सेंटीमीटर, बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्यों लगाएंगे, v का वैल्यू पता करने के लिए, v क्या होगा। ठीक, तो दर्पण सूत्र का यूज किया जाए तो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब इनका मान रखा जाए तो 1/f, f का मान है यहां पर देखेंगे -20 और इक्वल टू 1/v, u का मान है -30 और प्लस 1/v ऐसे रहेगा। इसको और समझिएगा, यहाँ पर वैल्यू रखा गया है, और इसको समझिए 1/-20 हो जाएगा और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा सीधे, यानी हो जाएगा 1/30 और यहाँ पर हो जाएगा 1/v। ठीक है, इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो माइनस नीचे लगा इसको हम ऊपर लगा सकते हैं, -1/20 और प्लस 1/30 और बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/v। इसको यहाँ पर समझिए और अच्छे से, इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू -1/20 और प्लस 1/30, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर इसके पीछे वाली क्वेश्चन में देखा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/v इक्वल टू इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, 20-30 का एलसीएम। तो जब आप 20-30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। फिर अब बताइए इस 20 में कितने का गुणा करें कि 60 हो जाए, तो 20 या 60 3, तो ऊपर 3 कर देंगे -3 हो जाएगा, प्लस 30 में कितने का करें तो 30 दूना 60, 2 का तो ऊपर 2 का कर देंगे। 1/v यहाँ पर समझेंगे, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 3, तो 3 का चिन्ह माइनस है तो -1/60 हो जाएगा। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स इसको उल्टा कर देना, उल्टा मतलब v को ऊपर तो बटे 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस लगेगा फिर 60 और नीचे आ जाएगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जो v का वैल्यू आया वो माइनस आया। ठीक है, माइनस आया। अब माइनस क्या बताता है, माइनस मतलब इधर, इधर मतलब दर्पण के सामने बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के सामने, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति केवल बतानी थी, तो आप यहां लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये माइनस ये बताता है कि यहाँ बनेगा, यहाँ यानी दर्पण के सामने बनेगा और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से। तो आपको केवल प्रतिबिंब की स्थिति बतानी थी, इस तरह से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13वां क्वेश्चन है, और इस 13वें क्वेश्चन में देखेंगे कैसे आपको सरल करना है। आप क्वेश्चंस के मदद से, एक क्वेश्चंस के मदद से उसी तरह के हजारों क्वेश्चंस को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को रट्टा मत मारिए, क्वेश्चंस के रूल को सीखिए, क्वेश्चंस के मेथड को सीखिए, क्वेश्चंस के तरीके को सीखिए कि यहाँ पर कौन सा मेथड्स, कौन सा तरीका और किस फॉर्मूले का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सरल किया जा रहा है, तब आप क्वेश्चंस को सरल कर पाएंगे। आप क्वेश्चंस को यदि आप रट्टा मार रहे हैं, रट रहे हैं, तो आप कभी भी क्वेश्चंस को सरल नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस के मेथड को सीखिए, तरीका को सीखिए, क्योंकि तरीका नहीं बदलेगा, क्वेश्चंस बदल सकते हैं, अंक बदल सकते हैं, उसमें से लिखी हुई भाषा दूसरी तरह से कोशिश आ सकती है, लेकिन जो रूल रहेगा उसी रूल्स के अनुसार ही आपको क्वेश्चंस को सरल करना है। तो इस 13 क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल दर्पण
कि मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, के प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आवर्धन आ गया है, क्या आपको निकालना है? आवर्धन। ठीक है, तो अब आवर्धन कैसे निकालना है देखिए, सबसे पहले आप हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। क्या है? दिया है। दिया जो हो वो लिख देना। क्या दिया है? फोकस दूरी। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ लिख दीजिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? स्मॉल में एफ, और ये होगा आपका 5 सेंटीमीटर, और ये होता है धनात्मक। उत्तल दर्पण होगा तो धनात्मक। फिर क्या दिया है? मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंब, यानी कोई बिंब, यानी कि बिंब मतलब वस्तु, कोई वस्तु जो है दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए माइनस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर मान रखा जाए तो 1/f का मान 5 और प्लस 1 सॉरी प्लस नहीं रहेगा, बराबर रहेगा, 1/u का मान -4 और प्लस 1/v। इसको इधर ले आइए, ये क्या होगा ध्यान से देखिएगा, 1/5 माइनस इधर आएगा प्लस बन जाएगा 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा 1/v। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/5 प्लस 1/4। ठीक, या देखिए 1/v बराबर 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 5 में कितने का गुणा करें 20 हो जाए तो 4 का, तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 में 4 में कितने करें तो 5 का, तो हो जाएगा 5। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा 1/v बराबर 4 और 5 9, 9/20। ठीक है, ये आपको मिल गया 1/v बराबर। इसको उल्टा कीजिए, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा v/1, एक लिखने की जरूरत नहीं है, और ये उल्टा हो जाएगा 20/9। और देखिए इसका मान क्या रहा? प्लस। क्या रहा है? प्लस। ठीक है, अब हमको v का मान पता है और u का भी मान पता है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे आवर्धन। तो देखिए आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बराबर होता है -v/u। ठीक है, -v/u। अब v का मान है 20/9, और चूंकि माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, और u का मान है -4, तो 4 है तो 4 लिख देंगे, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस से माइनस काट दीजिए। आगे समझेंगे इसको, ये 20/9 ऐसे लिख दीजिए, गुणे का निशान लगाइए, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4। इस 4 से इस 20 को काट दीजिए तो हो जाएगा 5, तो आपका आ गया 5/9, यानी इसका आवर्धन कितना आया? 5/9। ये हो गया आंसर आपका, आवर्धन आएगा 5/9। ठीक, तो इस तरह से आप किसी का भी आवर्धन निकाल सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन हो तब। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 या मतलब 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 या मतलब 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा और साइज क्या होगा। तो सबसे पहले आप हल डालिए, और हल डालने के बाद आप लिख दीजिए दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो लिख दीजिए उत्तल दर्पण की
वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर दिया है आपका 3 मीटर। 0.00 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या दिया है, यदि एक बस इस दर्पण से, यानी बस क्या है, एक बिंब है समझिए, बिंब मतलब वस्तु है, तो लिखिए दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, कितना है 5 मीटर, तो -5 मीटर होगा, ठीक। अब वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं, तो फोकस दूरी निकाल लिया जाए। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ होगा, इसके बराबर होता है r/2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, भाग दे देंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए v का वैल्यू निकालने के लिए दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो दर्पण सूत्र लगाया जाए, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र से क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इस पे वैल्यू रखा जाए तो 1/f, f का मान आया है यहाँ पर देखिए 1.5, ठीक, तो उत्तल दर्पण है तो धनात्मक ही होगा 1.5, ठीक है। और वेग बटा u का मान है -5 और प्लस 1/v, यदि आप इस माइनस को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 10/15, क्या हो जाएगा 10/15, ठीक। और इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/5 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/v। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v बराबर 10/15 प्लस 1/5। अब इस 15 और 5 का एलसीएम लिया जाए तो 1/v बराबर 15 और 5 का एलसीएम 15 ही आएगा। 15 में कितने का गुणा करें, 15 आए तो 1 का, तो ऊपर भी 1 कर देंगे तो 10 × 10 प्लस 5 में कितने का गुणा करें, 15 आए तो 3, 3 × 15 तो 3 × 3। अब आ जाएगा 1/v बराबर ये 10 और 3 13, 13/15, इसको उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा v बराबर 15/13 सेंटीमीटर, और ये देखेंगे इसका मान प्लस में आया है, तो जब भी प्लस होगा, ध्यान समझिएगा, जब भी प्लस होगा और ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण आपका इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से आपका उत्तल दर्पण होगा, और ये आपका है मुख्य अक्ष और ये है ध्रुव, तो जब भी प्लस मान होगा तो इसका मतलब इधर प्लस होता है इधर माइनस, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और कितने दूरी पे बनेगा, तो 15/13, इसको आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15/13 मीटर दूरी पर बनेगा, सॉरी ये मीटर है, मीटर दूरी पर बनेगा। प्रकृति बताना है तो प्रकृति उत्तल दर्पण है तो आभासी व सीधा होगा। अब साइज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, साइज बताने के लिए ध्यान समझिएगा, इसका हमें क्या बताना है, साइज, यानी इसकी प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो कितनी बड़ी होगी, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब बताने, प्रतिबिंब की दूरी बताने के, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई बताने के लिए आप आवर्धन लिखिए, तो आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन को हम कहते हैं m, आवर्धन बराबर होता है -v/u, ठीक है। वैल्यू रखा जाए, माइनस हो जाएगा, v का मान है 15/13 और u का मान है -5, माइनस से माइनस काट देंगे, इस 5 से 15 को काट देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी m बराबर आपका आ गया 3/13, ठीक है, 3/13। ध्यान समझिएगा, इस m को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई h' बटे वस्तु की लंबाई h बराबर, ये वैल्यू रख दीजिए, क्या है 3/13, 3/13, तो समझिए जो वस्तु की लंबाई होगी वो 13 होगी और प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी 3 होगी। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की जो साइज होगा
प्रतिबिंब की साइज जो होगा, ध्यान समझिएगा, प्रतिबिंब की साइज 3 मीटर होगा। क्या होगा? 3 मीटर। सभी वैल्यू मीटर में, इसलिए मीटर होगा। 3 मीटर प्रतिबिंब की साइज 3 मीटर होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आवर्धन निकालिए। इसको जब आप माइनस से माइनस काट देंगे, 5 से 15 काट देंगे तो 3/13 आ जाएगा। फिर आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तुलना कर देंगे, ऊपर जो वैल्यू होगा वो प्रतिबिंब की लंबाई होगा, नीचे जो वैल्यू होगा वस्तु की लंबाई होगा। यानी प्रतिबिंब की लंबाई है 3 मीटर। ठीक, तो आपको क्या पता चल गया? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। क्यों? क्योंकि भी का मान धनात्मक है। प्रकृति क्या होगा? आभासी व सीधा। और साइज क्या होगा? 3 मीटर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और इसी पर आधारित और भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है और इस वीडियो लेक्चर का ये अंतिम क्वेश्चन है। इस वीडियो लेक्चर में आपने टोटल 15 क्वेश्चंस को देखा और अब 15 नंबर क्वेश्चंस को देखने के बाद ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब वस्तु की प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा, कहाँ बनेगा। तो क्या कीजिए, हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। दिया है, ठीक है। क्या दिया है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 सेंटीमीटर है और ये प्लस होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। फिर इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाती है। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, तो यहां पर लिख देंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। कितना है ये? 20 सेंटीमीटर। ये आपका माइनस होगा, हमेशा यू का मान माइनस होगा। अब हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यानी दर्पण सूत्र लगा दें। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मान रखा जाए 1/f, f का मान 10 है, 1/u, u का मान -20 है और प्लस 1/v। इसको इधर ले आइए तो 1/10, ये माइनस से बन जाएगा प्लस 1/20 और बराबर हो जाएगा 1/v। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, आगे समझिएगा। 20 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। 20 और 10 का एलसीएम, 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा? तो जब 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपका 60। आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा कितना आएगा, 60। 10 में कितने का गुणा करें 60 हो जाए? तो 6 का। तो 10 छक 60, तो यहाँ 6 ऊपर हो जाएगा। प्लस 20 में कितने का करें? तो 3 का। तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 अक्कम 3। 1/v बराबर आ जाएगा 6 और 3 9, 9/60। ठीक, और देखिए इसको उल्टा कर दिए तो v बराबर आ जाएगा 60/9 और ये प्लस होगा सेंटीमीटर। तो ये प्लस, जब v का मान प्लस आए तो ये बताता है कि दर्पण कहाँ बनेगा। दर्पण कहाँ बनेगा? दर्पण सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है कि मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। यदि आप इसको निकालना चाहें तो 9 से 60 में भाग दे दीजिए, तो 9 छक 54 आपका आ गया 6, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 60, 9 छक 54। इस तरह से कटने वाला नहीं है। तो v का मान आएगा प्लस, v का मान प्लस 6.66 ऐसे आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 6.7 सेंटीमीटर। यानी दर्पण के पीछे 6.67 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा 15 क्वेश्चंस को जो दर्पण पर आधारित हैं और ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं।
यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इनके रूल को, इनके तरीके को, इनको मेथड को समझ जाते हैं, तो निश्चित है कि आप यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए दर्पण से संबंधित कोई भी आंकिक प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ सीखा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को आप विजिट कीजिए और सभी वीडियो लेक्चर को देखिए। निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको क्लास 10th के हर सब्जेक्ट में, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।